नमस्कार साथियों। आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शंस में है अपभ्रंश, डिंगल, संधा या प्राकृत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बताइए, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, संधा भाषा कहा जाता है। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। बताइए, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? बिल्कुल सही, 84। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रथम सिद्ध कवि किसे माना जाता है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए, प्रथम सिद्ध कवि किसे माना जाता है? बिल्कुल सही, किसे माना जाता है? सरहप्पा को। ठीक है, और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बिल्कुल सही, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 4 प्रश्न जो है वो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है, तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, लाला भगवान दीन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अमृतलाल नागर। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। लाला भगवान दीन ने तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा है। और कई बार आपको ऑप्शंस में बच्चन सिंह भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बच्चन सिंह और लाला भगवान दीन इन दोनों ने तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, इन दोनों ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? आपके पास ऑप्शंस में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या भोला शंकर व्यास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरु अर्जुन सिंह की रचना नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है सुखमणि, बावन अखरी, बारहमासा या भक्ति विवेक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, निम्न में से गुरु अर्जुन सिंह जी की रचना कौन सी नहीं है, उसका चयन करना है आपको और साथ में ये बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भक्ति विवेक गुरु अर्जुन सिंह जी की रचना नहीं है। किसकी है ये? मलुकदास की। बिल्कुल सही। किसकी है? मलुकदास जी की रचना है। बाकी ये तीनों रचनाएं किसकी है? गुरु अर्जुन सिंह की है। ठीक है, बार बार परीक्षा में पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मनोहर किस रचना का नायक है? आपके पास ऑप्शंस में है चंदायन, रूपमंजरी, मधुमालती या सत्यवती कथा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, मनोहर किस रचना का नायक है? और साथ में आपने उस रचना के जो रचनाकार है उनका नाम भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मनोहर मधुमालती का नायक है। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन। ठीक है, बिल्कुल सही। और यह रचना इनके 1545 ईस्वी की है। चलिए, अब हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि चंदायन के रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है। बताइए, चंदायन के रचनाकार का नाम और इसका रचनाकाल क्या है? बिल्कुल सही, मुल्ला दाऊद की रचना है ये। ठीक है, और अगर हम इसकी रचनाकाल की बात करें तो 1379 ईस्वी की है ये। रूपमंजरी के रचनाकार कौन है? नंददास। ठीक है,
नंदाज जी की रचना है रूपमंजरी 1568 ईस्वी की। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? बताइए। बिल्कुल सही, सत्यवती कथा ईश्वरदास जी की रचना है। रचना काल क्या है इसका? 1501। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, उर्दू में जग्गी उपनाम से कौन रचनाएं करते थे? आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु हरिचंद, प्रताप नारायण मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, उर्दू में जग्गी उपनाम से कौन रचनाएं करते थे? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में जग्गी उपनाम से रचनाएं करते थे। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारतेंदु हरिचंद उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते थे। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिए। प्रश्न है भारतेंदु हरिचंद उर्दू में किस उपनाम से रचनाएं करते थे। प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? आपके पास ऑप्शंस में है आधा गांव, टोपी शुक्ला, कटरा बी आरजू या दिल एक सादा कागज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। टोपी शुक्ला उपन्यास में किया गया है। चलिए ये बताइए कि इसके उपन्यासकार कौन है? बिल्कुल सही, किसका उपन्यास है ये? राही मासूम रचा का। ये चारों उपन्यास किसके हैं? इन्हीं के ही है, राही मासूम रचा के। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आधा गांव इनका 1966 ईस्वी का उपन्यास है। कटरा बी आरजू 1978 ईस्वी का है। कटरा बी आरजू 1978 ईस्वी का है। और दिल एक सादा कागज 1973 ईस्वी का है। ठीक है, कई बार क्रम के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है इस बात का। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिचंद्र ने प्रबोध चंद्रोदय का भारतेंदु हरिचंद्र ने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद किस नाम से किया? आपके पास ऑप्शंस में है विद्या सुंदर, धनंजय विजय, पाखंड विडंबन या दुर्लभ बंधु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, भारतेंदु हरिचंद्र जी ने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद किस नाम से किया? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, किस नाम से किया था? पाखंड विडंबन नाम से किया था। कब किया था? 1872 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त का रचना काल है। आपके पास ऑप्शंस में है 1928 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1933 ईस्वी या 1935 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि चंद्रगुप्त जो नाटक विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। चलिए अब बताइए इसका रचनाकाल क्या है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। चंद्रगुप्त का रचनाकाल 1931 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है किशोरीलाल गोस्वामी, लज्जाराम मेहता, ठाकुर जगमोहन सिंह या लाला श्रीनिवास दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी के रचयिता कौन है? किस विधा की रचना है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी की रचयिता कौन है? लज्जाराम मेहता। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और अगर हम इसके रचना काल की बात करें तो 1899 ईस्वी का उपन्यास है ये इनका। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जहां पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? आपके पास ऑप्शंस में है विभावना अलंकार,
विरोधाभास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। जहां पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। एग्जाम्पल जैसे कि हाँ, बिनु पद चले सुने बिनु काना, ठीक है, तो इसमें भी कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। हमारा अगला प्रश्न है, समालोचक पत्र के संपादक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, शिवपूजन सहाय या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? समालोचक पत्र के संपादक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। समालोचक पत्र के संपादक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ठीक है। कहाँ से निकाला गया था ये पत्र? जयपुर से। कब? 1902 ईस्वी में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से हरिशंकर प्रसाई जी की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है, सुनो भाई साधु, कुछ झूठ कुछ सच, नेताओं की नुमाइश या ठेले पर हिमालय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। इनमें से हरिशंकर प्रसाई जी की रचना कौन सी है, किस विधा की है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। सुनो भाई साधु हरिशंकर प्रसाई जी की रचना है। किस विधा की रचना है ये? निबंध विधा की रचना है और 1983 ईस्वी का इनका ये निबंध है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ झूठ और कुछ सच, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। कौन है? गोपाल प्रसाद। और नेताओं की नुमाइश, बरसानेलाल चतुर्वेदी जी का निबंध है ये। नेताओं की नुमाइश की रचनाकार कौन है? बरसानेलाल चतुर्वेदी। और ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती जी इसके रचनाकार हैं, ठीक है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की। हमारा अगला प्रश्न है, ओके रिपीट कर देती हूँ, सुनो भाई साधु हरिशंकर प्रसाद जी की रचना है। कुछ झूठ कुछ सच, इसके रचनाकार कौन है? गोपाल प्रसाद। नेताओं की नुमाइश, बरसाने लाल चतुर्वेदी जी की रचना है। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्तियां दी गई है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता है कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंक्ति दी गई है आपके पास, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्या सभी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, ठीक है। किसकी पंक्तियां हैं ये? मैथिली शरण गुप्त की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से पद्म सिंह शर्मा की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है, प्राणों का सौदा, पद्म पराग, जंजीरें और दीवारें, 30 दिन मालवीय जी के साथ। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन सी रचना पद्म सिंह शर्मा जी की है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा जी की रचना है 1929 ईस्वी की। और किस विधा की है? कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पद्म पराग किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की। बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्राणों का सौदा, इसके रचनाकार कौन है? बताइए प्राणों का सौदा किसकी रचना है? बिल्कुल सही। किसकी है? श्री राम शर्मा की। श्री राम शर्मा जी की रचना है प्राणों का सौदा, ठीक है। और जंजीरें और दीवारें किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की।
किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है जंजीरें और दीवारें। और 30 दिन मालवीय जी के साथ इसके रचयिता कौन है? बताइए, 30 दिन मालवीय जी के साथ। बिल्कुल सही, रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, पद्मपराग पद्म सिंह शर्मा की रचना है। प्राणों का सौदा श्री राम शर्मा की रचना है। जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और 30 दिन मालवीय जी के साथ रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, प्लीज़ सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।